दोस्तों, एक कहावत है कि कई बार हम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार बैठते हैं और रिसेंटली कुछ ऐसा बांग्लादेश के साथ देखा जा रहा है क्योंकि वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बेटे ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट बांग्लादेश विल बी नेक्स्ट पाकिस्तान। नाउ दिस इज एक्चुअली समथिंग टू वरी because the visuals that are coming from Bangladesh are not at all good. Let's understand this issue in broader context and also will understand what is the history of coups in Bangladesh. But before starting this lecture, I welcome you to Sri Ram Sais, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe for more engaging and informative lectures regarding world affairs. बांग्लादेश में मिलिट्री कूप जैसा हालात कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई बार बांग्लादेश में मिलिट्री कूप्स हो रखा है। बांग्लादेश गॉट इज इंडिपेंडेंस इन 1971, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक का इनका जो सफ़र रहा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का, इसमें काफ़ी टर्ब्यूलेंस देखने को मिला है। आज़ादी के बाद बांग्लादेश के फाउंडिंग लीडर शेख मुजीबुर रहमान को मिलिट्री और पॉलिटिकल विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। 1973 में मेजर जनरल खालिद मुशर्रफ की अगुवाई में एक फेल्ड कूप अटेम्प्ट किया जाता है, लेकिन यह मिलिट्री की पॉलिटिक्स में पहली बार दाखिल होने की शुरुआत थी। और ठीक इसके 2 साल बाद 15 अगस्त 1975 को मेजर सैयद फारूक रहमान की अगुवाई में एक ग्रुप आर्मी ऑफिसर्स ने शेख मुजीबुर रहमान को मार डाला और पावर पर कब्जा कर लिया। इस कूप ने खुंदाकेर मुश्ताक अहमद की मिलिट्री रूल की शुरुआत रखी और ये कूप भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है क्योंकि 3 नवंबर 1975 को सिर्फ 3 महीने बाद ही ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ दोबारा कूप करते हैं और यहाँ पर मुश्ताक अहमद की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। लेकिन एक और यहाँ पर इंसिडेंट होता है। बहुत जल्द फिर कर्नल अबू ताहिर पिक्चर में आते हैं और फिर वो यहाँ पर मुशर्रफ को मार डालते हैं। नाउ आफ्टर दैट इन 1976 जनरल जियाउर रहमान seized power and established a military government. Now his rule was marked by repression, human right abuses and the suppression of political opposition. तो इनकी पीरियड एक डार्क फेस है बांग्लादेश की हिस्ट्री में सो फार। हालांकि इनके पीरियड में थोड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू हुआ था, लेकिन तभी इन्हें भी मार दिया जाता है और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। नाउ सबसे पहले ये जैसे आते हैं तो प्रेसिडेंट अब्दुल सत्तार को हटा दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वापस सस्पेंड कर दिया जाता है एंड मार्शियल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ना इरशाद चीफ जो थे कहीं ना कहीं मार्शियल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे और बाद में प्रेसिडेंट भी खुद बन गए, राइट। तो इरशाद का जो रिजीम था इसके दौरान बहुत सारे छोटे छोटे कूप्स और अटेम्प्ट किए थे, लेकिन इन सबको बाद में सप्रेस कर दिया गया था। नाउ आफ्टर दैट 6 दिसंबर 1990 देयर वाज अ मास अपराइजिंग और इसके बाद इरशाद को रिजाइन करना पड़ा, जो उनकी मिलिट्री रिजीम का एंड था और बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्टोर किया गया और पहली बार एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई। Now with that we saw the rise of 2 major democratic political front. First we had the Bangladeshi Awami League and on the another side Bangladesh Nationalist Party BNP that was led by currently खालिदा जिया। और इसके साथ देखो कई बार ऐसे मूवमेंट्स आए जब ये पार्टीज रूल भी कर रही थी तो मिलिट्री कूप जैसा हालात बना था। तो ये कहना कि ये पहली बार इस तरह की बड़ी इवेंट हमें देखने को मिल रही है कि मिलिट्री टेक ओवर कर गया है बांग्लादेश में, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले काफ़ी सारी हिस्ट्री रही है बांग्लादेश की मिलिट्री कूप से रिलेटेड। अब देखो इन सब के बाद जो विजुअल सामने आ रही है करंटली बांग्लादेश से, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट जो है ये हम सबको पसंद भी है और इसके साथ हम इससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं एंड इवन हमने सुना भी है कि बांग्लादेश के लोग भी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी हैं। लेकिन रिसेंटली बांग्लादेश के क्रिकेटर का घर जला दिया गया। टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा एक दुख वाली बात है। काफ़ी ज़्यादा दुख होता है जब इस तरह के इंसिडेंट्स हमें सामने नज़र आते हैं। और इन सब के बाद इन सब में सबसे बड़ा इंसिडेंट अभी सामने जो आ रहा है वो ये है कि एक पूरे के पूरे होटल को आग लगा दिया गया है। तो इस होटल में करीब 24 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए हैं और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ना आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है करंटली बांग्लादेश में। एंड इस पता चला कि इस होटल को इसलिए आग लगाया गया है क्योंकि इस होटल के ऑनर शाहीन चाकलादार हैं जो कि बांग्लादेश के अवामी लीग पार्टी के लीडर हैं।
तो अब समझ सकते हो कि बांग्लादेश की करंट सिचुएशन क्या हो चुकी है। इतना ज़्यादा टर्मोइल है अभी करंटली बांग्लादेश में। और देखो इसके बाद दूसरी तरफ जो हिंदू मिनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनको सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है। और इस वजह से अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट सामने आए हैं जहाँ पे बांग्लादेश में कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया है, आग लगा दिया गया है, कई सारे घरों के ऊपर अटैक किया जा रहा है वहाँ पर। तो जो सिचुएशन है ये काफ़ी हाथ से निकलता जा रहा है। तो डेफिनेटली जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वहाँ की मिनॉरिटीज़ के ऊपर में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ वहाँ की लोकल कम्युनिटी का ये कहना है कि वी वेर बिटन अप, आवर हाउसेज एंड बिजनेसेस वेर लूटेड, व्हाट इज़ आवर फॉल्ट, हमारी क्या गलती है। इज इट आवर फॉल्ट दैट वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वेयर वुड वी गो इन सच अटैक विच आर कंटिन्यूइंग हियर, हाउ कैन वी कंसोल द मेंबर्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वहाँ की लोकल मिनॉरिटी कम्युनिटी कह रही है। तो इट इज़ समथिंग टू वरी अबाउट। और अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो जिन्हें बांग्लादेशी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। और इसके साथ उनके जो घर है, खास करके शेख हसीना के जो घर है, उसको पूरी तरीके से लूट लिया गया है, तोड़ दिया गया है यहाँ पर। तो बिल्कुल देखो, जो फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म है आज बांग्लादेश में अपने पीक पर पहुंच चुका है। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही नहीं था। हम ये अगर अभी भी कह रहे हैं कि इट इज़ जस्ट अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, तो वी आर रॉन्ग, क्योंकि इट इज़ मच मोर देन दैट। अभी बहुत सारी बातें सामने आएंगी जिससे और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स का बात हो या उसके इन्वॉल्वमेंट का बात करा जाना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि शेख हसीना का जो वीज़ाज है उसको पूरी तरीके से ऑफिशियली यहाँ पर कैंसिल कर दिया है यूएस ने, और उनके ऊपर में एक तरीके से ट्रैवल बैन ही लगा दिया है इनडायरेक्टली। दूसरी तरफ आईएसआई या पाकिस्तान का बात कर लो तो यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है बांग्लादेश के अंदर। स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी बोलकर, जहाँ पर इवन शेख हसीना की जो रिजीम में इसे कहीं ना कहीं बैन लगा दिया गया था लगभग। काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, खास करके कुछ दंगे को भड़काने के लिए। यहाँ पर जो ओवरऑल कम्युनल राइट्स है उसको करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में काफ़ी सारी यहाँ पर चार्जेस भी लगाए गए थे। और इसके साथ देखो, इंडिया की अभी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है, स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं, उनका सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स तो आ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी करीब 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स अभी भी हैं वहाँ पर। तो उनको वापस लाने का कहीं ना कहीं बंदोबस्त करना चाहिए। एंड इवन जो भी टर्मोइल सिचुएशन है इसमें खास करके जो इंडियन सिटीजन्स हैं वहाँ पर, तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर में खास करके ध्यान देना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली इंडियन हाई कमीशन जो ढाका में है वो अभी भी फंक्शनल है, और इसके साथ वो इस चीज़ को ध्यान रख रही है कि किसी भी तरह का जो हानि है वो इंडियन स्टूडेंट या फिर इंडियन लोगों तक ना पहुंचे। एंड विद दैट आवर फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर सर, he addressed last day Rajya Sabha, and while addressing he said that the situation in Bangladesh is still evolving and India is in touch with all important authorities। तो अभी जो भी चीज़ें होंगी इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स होंगे और इसी के हिसाब से इंडिया का स्टेप भी होगा। बट इसके साथ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, जिस तरह का स्टेटमेंट शेख हसीना के बेटे के द्वारा दिया गया है दैट बांग्लादेश विल बिकम नेक्स्ट पाकिस्तान, what you think about this topic? Do let me know in the comment section, and I hope you learned a lot from this lecture. Do press the like button, and God bless you all.